अब आर्ट्स फैकल्टी के सामने जाके देखें, ऋतु जो पिछले 100 दिन से अधिक धरने पे बैठी है, वो क्यों बैठी है? क्योंकि वो बहुत बड़ी नेता उभर रही थी। तो जो दलित समाज से, वंचित जमात से जो नेता पैदा होंगे, उनको खत्म कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। और चुन चुन के ऐसे लोगों को निकाला जा रहा है, खास तौर से जो समाज के सरोकार की बात करते हैं, दलित पिछड़ों के प्रति अन्याय जो हो रहा है, इन मुद्दों को जो उठाते हैं उनको टारगेट किया जाता है। और स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि यूनिवर्सिटी पूरी तरह बर्बादी के कगार पे है। बर्बादी के कगार पे नहीं, बल्कि बर्बाद की जा चुकी है। और हम जो लोग उनसे इत्तेफाक नहीं रखते हैं, उनको चुन चुन करके निशाना बनाए। लेकिन आप देखिए कि विश्वविद्यालयों में पिछड़ों के साथ किस तरह का अन्याय हो रहा है, किस तरह के अत्याचार किए जा रहे हैं। कि सामाजिक न्याय सिर्फ बुके देने से होगा, फूल देने से होगा, कि वाकई जो उस समाज से आने वाले लोग के हक और हकूक से देना होगा। अगर आप अपनी प्रतिभाओं को दबाएंगे, खत्म करेंगे, उनको कुचलेंगे, तो आपका देश बेरोजगारों का देश होगा, ऐसी ऐसी बुराइयों का देश होगा जहां देश रसातल में जाएगा। देखिए, ये सिलसिला तो डॉक्टर रितु सिंह से ही शुरू हुआ था। 2020 में कोविड के दौरान डॉक्टर रितु को एक फर्जी कागजात पर दौलत राम के प्रिंसिपल डॉक्टर सविता रॉय जो हैं, उन्होंने उन्हें निकाला था। और उसके बाद वो ये साबित हो चुका है कि जो भी दस्तावेज उन्होंने प्रस्तुत किए वो फर्जी है। उनको अदालत में चार्जशीट किया गया है। डॉक्टर रतन लाल एक ट्वीट किए थे, उसके लिए पुलिस आ गई थी इनको गिरफ्तार करने, लेकिन डॉक्टर सविता रॉय और यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रार पर अभी तक पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो इस शासन में किस तरह से दलित, पिछड़े और आदिवासी और माइनॉरिटी जो है उनके साथ अन्याय हो रहा है, ये तो दिख ही रहा है। डॉक्टर लक्ष्मण यादव जो हैं, वो भी तमाम शिक्षकों की तरह जो काफ़ी बड़े तादाद में यहाँ हैं, पिछले 14 वर्षों से पढ़ा रहे थे, और एक इंटरव्यू के बाद उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। ऐसा कई साथियों के साथ हुआ है। और विश्वविद्यालय में लगातार हमारे शिक्षक प्रतिनिधि यहाँ मौजूद हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन और एकेडमिक काउंसिल में हैं, वो इसका विरोध करते रहे हैं। इन विरोध के बावजूद सरकार के तरफ से और यूनिवर्सिटी प्रशासन के तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। और चुन चुन के ऐसे लोगों को निकाला जा रहा है, ख़ास तौर से जो समाज के सरोकार की बात करते हैं, दलित पिछड़ों के प्रति अन्याय जो हो रहा है, जो चाहे रोहित वेमुला हो, डॉक्टर पायल तड़वी हो, या इसी कॉलेज, हिंदू कॉलेज में जो समरवीर जिन्होंने आत्महत्या की थी, इन मुद्दों को जो उठाते हैं उनको टारगेट किया जाता है। और उन टारगेट किए जाने वालों में सिर्फ डॉक्टर लक्ष्मण यादव नहीं, मुझ जैसे लोग और डॉक्टर रतन लाल और कई हमारे साथी शामिल हैं। मंडल साहब ने कहा कि बहुत सारे लोग शामिल हैं। आप ड्यूटा से साथ संबंधित हैं? जी, मैं अलायंस का हिस्सा हूँ, डेमोक्रेटिक यूनाइटेड टीचर्स अलायंस, और मैं यूनिवर्सिटी की एकेडमिक काउंसिल मेंबर भी हूँ। देखिए, हैरानी की बात है कि एकेडमिक काउंसिल की मई, अगस्त और नवंबर की मीटिंग्स में दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन, खासकर की जो वाइस चांसलर है कुलपति, वो बार बार कह रहे हैं कि सिर्फ कुछ 100-150 टीचर ही यूनिवर्सिटी में जो एडहॉक पढ़ा रहे हैं, बस उन्हीं का डिस्प्लेसमेंट हुआ है। ये एकदम सरासर झूठ है। इस आंकड़े के पीछे एक ये रहस्य मतलब बहुत साफ साफ एक रहस्य ये है कि एक बड़ा हिस्सा जो डिस्प्लेस हुआ है एडहॉक टीचर्स का, वो तो वापस अपने होम टाउन्स, अपने घर भी चले गए हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जॉब कर रहे हैं। कितना एक्चुअली उन डिस्प्लेस टीचर्स को ट्रेस डाउन किया गया है, और उनमें बहुत सारे डिस्प्लेस टीचर्स, जब उनसे बात हुई भी तो उन्होंने यही शेयर किया, यही तमाम एक्सपीरियंस है कि मुश्किल से आपको 1-2 मिनट का इंटरव्यू मिल रहा है जिसमें आपके 5-10 साल का जो एक्सपीरियंस रहा यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के, उसको मापा जाता है। जाहिर सी बात है कि ये इंटरव्यूज़ मेरिट के बेसिस पे नहीं है। ये इंटरव्यूज़ इस तरीके से भी कॉल नहीं किए गए हैं कि जितना आपने इस यूनिवर्सिटी को दिया है उसको एवेल्युएट करके आपको जॉब सिक्योरिटी या रिवॉर्ड दिया जाए। आपने 10 साल दिए इस यूनिवर्सिटी में, आपको 15 साल दिए, तो आपको उसके बदले हम पक्की नौकरी दे रहे हैं। ये इंटरव्यूज़ इसके लिए नहीं बुलाए गए हैं, ये इंटरव्यूज़ इसलिए बुलाए गए हैं, और ज़्यादातर इंटरव्यू पॉलिटिकल क्रोनिज्म का ही आउटकम है, क्योंकि ये तय किया जा रहा है इंटरव्यू में कि आप क्या ऐसे टीचर होंगे जो मतलब क्रिटिकल तरीके से पढ़ाएंगे, जो सवाल उठाएंगे, जो बच्चों को एक क्रिटिकल बेंट ऑफ माइंड देंगे। अगर आप उस किस्म के टीचर उनको दिखेंगे तो आपके लिए इस यूनिवर्सिटी में जगह नहीं है। सीधा दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो अपॉइंटमेंट हुआ, एक बड़ा हिस्सा डिस्प्लेसमेंट हुआ है, उसके पीछे यही एजेंडा है कि ये जो रजीम है ये कंट्रोल करना चाहती है कि व्हाट इज नॉलेज एंड हु इज गोइंग टू टीच इन आवर पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटीज। और कौन लोग हैं इसके पीछे?
देखिए यहाँ पे तो एक बड़ा दबाव हमारे रूलिंग पार्टी का है जो केंद्र सरकार में है। हमारे राइट विंग के जो ग्रुप्स हैं उनका एक बहुत बड़ा यहाँ पे गेम प्लान चल रहा है और जो इन्हीं से संबंधित जो टीचर्स ग्रुप्स हैं वो इस पूरे खेल में शामिल है और टैलेंट, मेरिट, गुड टीचर्स, एक टीचिंग एक्सपीरियंस, सारी चीज़ों को एकदम डस्टबिन में डाला जा रहा है और ये पॉलिटिकल क्रोनिज्म का ही खेल खेला जा रहा है। खेल खेला जा रहा है। क्या नाम है सर आपका? मैं कह दूँ, कहाँ पढ़ाते हैं? मैं पढ़ाता नहीं हूँ, मैं वकालत करता हूँ। वकालत करते हैं और मैं इसी यूनिवर्सिटी से जुड़ा रहा हूँ, यहीं से मैंने लॉ किया है। और स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि यूनिवर्सिटी पूरी तरह बर्बादी के कगार पे है। बर्बादी के कगार पे नहीं बल्कि बर्बाद की जा चुकी है। और जहाँ तक लक्ष्मण यादव या और उनके जैसे जो टीचर्स हैं जिनको डिस्प्लेस किया गया है, ये पूरी तरह से एक पॉलिटिकल वेंडेटा का पार्ट है। उनके ऊपर इस तरह की कसर निकाली जा रही है क्योंकि वो लोग मुखर हैं। आज उन मुझे लोगों के नाम बताइए, ऐसे कोई 10 लोगों के नाम मुझे बता दिए जाएं जिन्होंने सरकार की नीतियों की मुखालफत की है, जिन्होंने आरक्षण पे बोला है, जिन्होंने जाति के मसले को उठाया है, जिन्होंने सांप्रदायिकता के विरोध में बोला है या जिन्होंने लैंगिक न्याय के बारे में आवाज़ उठाई हो। और ऐसे 10 लोगों के मुझे नाम बता दिए जाएं जिनका परमानेंट अपॉइंटमेंट हुआ हो। अब सिर्फ अपॉइंटमेंट का एक मानक रह गया है कि शाखा के मृग बन जाइए जाके और वहाँ पे लाठियाँ भांजिए जाके, या फिर जो शाखा मृगों के जो उनके लीडर्स हैं उनके आप पादुकाएं उठा के चरण पे अपने सर पे ढोइए जाके। इसके अलावा कोई मानक नहीं बचा हुआ है। यूनिवर्सिटी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है और इसका आलम और ये जो लोग जहाँ तक आवाज़ पहुँच रही हो, ये पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं, ये इन्हीं की वजह से आप आज देश के पास में कितने इंस्टीट्यूशन बचे हैं? 2, 4, 5, 10 आप नाम गिला लेते हैं, उसके अलावा आपके पास कुछ नहीं बचा हुआ है। और ये भी इनका असर आपको देखने को मिलेगा जब 5, 6, 7, 8 साल बाद ये जो इनकॉम्पिटेंट टीचर्स भरे गए हैं जिनको रिसर्च के बारे में ABCD नहीं पता है, उसके साथ साथ जो PhD एडमिशन्स हो रहे हैं उसमें भी वही लोग भरे जा रहे हैं जिनको पता ही नहीं है कि रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या होता है, क्या क्वांटिटेटिव डाटा होता है, क्या क्वालिटेटिव डाटा होता है, क्या कुछ। मतलब इतनी बेइंतहाई हो चुकी है कि बोलने के लिए कुछ बचा नहीं है, क्या क्या कहाँ बोला जाए। अब ये सवाल यहाँ से उठ के आप लोगों के बीच जनता तक पहुँचना चाहिए क्योंकि इनकी नौकरी चली गई है, ये अपना कुछ कर लेंगे, खा कमा लेंगे, इतने सक्षम है, 14 साल पढ़ाया है तो इनके पास इतनी क्षमता है कि इनको कोई भी संस्थान रख लेगा, ये अपनी रोजी रोटी चला लेंगे। लेकिन सवाल आपका है, आपके बच्चों का है, आपके जो भविष्य आपके बच्चों का आने वाला है, उनको आप क्या दिखाना चाहते हैं? आप पढ़ा लेंगे अशोका यूनिवर्सिटी में, आप पढ़ा लेंगे जिंदल में जाके, आपकी नहीं औकात है, मैं खुल के कह रहा हूँ, आप नहीं पढ़ा पाएंगे। 40,000 रुपये महीने की आपकी तनख्वाह है, आपकी औकात से बाहर है। शब्द शायद आपको गलत लग रहा हो लेकिन ये सच्चाई है, आप नहीं पढ़ा पाएंगे। आपके लिए पब्लिक इंस्टीट्यूशन हैं, अगर ये पब्लिक इंस्टीट्यूशन बचेंगे ही नहीं तो आप क्या करेंगे? जो हालत आपकी, आप 40,000 भी कमा रहे हैं, आपके बच्चे उस लायक भी नहीं बचेंगे। तो कृपया इन चीज़ों का संज्ञान लें और कुछ सुधार और कुछ गुंजाइश कुछ बची है थोड़ा बहुत, उसके लिए अपने कदम आगे बढ़ाएं। सर आप बताइए थोड़ा सा, जिस प्रकार से वकील साहब ने सारी चीज़ें बताई कि इस प्रकार से तो यूनिवर्सिटी को भगवाकरण किया जा रहा है। हमें मालूम चला कि आज जो यूनिवर्सिटी उसमें RSS की शाखाएं लगाई जा रही हैं। ऐसे में शिक्षा संस्थानों में RSS की शाखा लगाना, जाति देख करके, मुखर होकर के जो प्रोफेसर बोल रहे हैं उन लोगों पर कार्रवाई करना, उनको परमानेंट नहीं करना, उनको बाहर कर देना कहीं ना कहीं गलत है, कहीं प्रॉपर। सैफ्रनाइजेशन जो चल रहा है वो काफ़ी सालों से चल रहा है और इस बार जो मतलब ये पहले जब मुरली मनोहर जोशी के टाइम पे भी कोशिश किया गया था, लेकिन इस बार जो हुआ है 2014 के बाद, देखिए 2016 में देश की कैंपसेस से मतलब कैंपस से यहाँ पे मतलब सरकार को चुनौती मिलेगी। वो IIT में हो, पेरियार अंबेडकर सर्कल से हो या FTI से हो या जादवपुर के स्टूडेंट से हो या जामिया JNU DU के स्टूडेंट से हो, तब इन्होंने देखा कि मतलब जो हायर एजुकेशन का प्रोजेक्ट में हायर एजुकेशन में अभी भी परमानेंट नौकरी में और संस्थाओं में बहुत सारे राइट विंग के लोग हैं, जबकि उनका सरकार नहीं चल रहा था क्योंकि मतलब जो एक रिलेटिव मेरिट का कंसेप्ट के हिसाब से लोगों का मोर और लेस अपॉइंटमेंट फेयर होता था और मतलब उतना लंबा समय तक आपको वेट नहीं करना था, 2-3 साल में अपॉइंटमेंट होता था। और अब वो 2009 के बाद मतलब ये सिस्टम पूरा बिगड़ गया और उसका फायदा उठा रहे हैं राइट विंग के लोग। और राइट विंग के लोग का मतलब आप देखिए UR में और SC ST OBC और PWD में और EWS में ये इतने कैटेगरी में अपॉइंटमेंट होता है और अपॉइंटमेंट का अब हालात ऐसे हो गया है। मैं एक परमानेंट टीचर होकर मैं ये बात बोल रहा हूँ आपके साथ और डूटा का इलेक्टेड मेंबर हूँ और उस हिसाब से मैं ये बोल सकता हूँ UR का सीट का मतलब कनेक्शन या सोशल कैपिटल प्लस
आइडियोलॉजिकल एफिलिएशन से काम हो रहा है, सुनने में आ रहा है, लेकिन समूह का सबसे पिछड़ा या मतलब सबसे लाइक अनफेयर सिचुएशन से गुजरने वाला पीडब्ल्यूडी हो या पीडब्ल्यूडी का टीचर को भी मतलब डिस्प्लेस किया गया। ईडब्ल्यूएस का तो सर्टिफिकेट सबको पता है, बहुत सारे टीचर्स का फ्रॉड बना के यहाँ पे अपॉइंटमेंट किया गया है। ये रिस्पॉन्सिबल होकर आपको बता रहा हूं। और उसके साथ साथ मतलब जो लोग अपना वक्तव्य रखते हैं उनको टारगेट करने का और पूरा सिस्टम चला हुआ है। लक्ष्मण का तो केस उसमें आता है, लेकिन लक्ष्मण से पहले भी जहां पे हम आज खड़े हैं, यहाँ पे डॉक्टर समरवीर का मतलब खुदकुशी के बाद भी ये लोग मतलब लाइक अपना तरीका नहीं बदला है। बार बार ये बोलता जा रहा है कि हमारा तो यहाँ पे बहुत कम डिस्प्लेसमेंट हुआ है, लेकिन पहले तो ये बोलूं डिस्प्लेसमेंट बहुत ज्यादा हुआ है और उसमें से कुछ 10-20% लोगों को दूसरे कॉलेज में अकोमोडेट किया जा रहा है, वो भी आइडियोलॉजिकली कन्वीनियंट है। तब ये वाला सिचुएशन है। अल्पसंख्यकों को, SC ST OBC के टीचर्स को मतलब पैसा देने के लिए भी मजबूर करने का मतलब लाइक न्यूज मिल रहा है, और उसके बारे में खुद टीचर्स ने फेसबुक और पब्लिक फोरम में लिखा है, और ये वाला सिचुएशन हम देख रहे हैं। तो और एक दो लोगों से बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर संदीप यादव। कहाँ पढ़ाते हैं? मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ। ये जो पूरा प्रकरण हुआ है, जो आपने वहाँ भी PC भी सुनी और तमाम लोगों को सुना, आप एक एज ए प्रोफेसर, एज ए टीचर कैसे देखते हो? अगर यही हालात रहे तो SC ST OBC और माइनॉरिटी के स्टूडेंट्स हों चाहे टीचर हों, उन लोगों के लिए तो परमानेंट दरवाजे बंद करने की कोशिश की जा रही है। एक्चुअली मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ, प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो गया हूँ। इससे पहले मैं भारत के 2 और विश्वविद्यालयों में परमानेंट फैकल्टी के रूप में पढ़ा चुका हूँ। भारत में लक्ष्मण यादव को मैं व्यक्तिगत तौर पे जानता हूँ, ये मेरे जूनियर हैं और बहुत ही प्रतिभाशाली हैं। इसमें कहने में मुझे गुरेज इसलिए नहीं है क्योंकि आप देखिए व्यक्ति को किसी भी विश्वविद्यालय में सामान्य परिवार से आकर इनके पास कोई कल्चरल सोशल कैपिटल नहीं थी, ना ही कोई कैपिटल थी। इन्होंने ठीक कहा आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि अगर ये निकाल दिए जाते और अभी तक PhD नहीं होते और उससे पहले विश्वविद्यालय में नहीं पहुंचते तो सही में भैंस चराते, गाय चराते या क्या करते, गुजरात में काम करते, कहीं और काम करते। भारत में मंडल कमीशन के लागू होने से पहले नौकरियों में रिप्रेजेंटेशन 5% था बैकवर्ड्स का। क्लास 1 की नौकरियां तो छोड़ दीजिए, अभी भी 20% है। और आबादी बिहार में 63% है, अभी देश में 60% होगी। 60 लोगों को कितना नौकरियां मिल रही हैं? 20। और उसमें लक्ष्मण यादव जो प्रतिभाशाली हैं, 96 का इनका, इस तरह का मुझे नहीं लगता कि किसी भी विषय में पूरे दिल्ली विश्वविद्यालय में किसी का होगा। और 96 आउट ऑफ 100 आपकी एकेडमिक स्कोर होने के बावजूद, गोल्ड मेडल होने के बावजूद, JRF होने के बावजूद, इतने कम उम्र में डॉक लग जाने के बावजूद, एक बहुत ही एक तरह से किसी को भी इनके करियर से ईर्ष्या होगी कि बहुत सारे लोग ख्वाब देखते हैं कि मेरा करियर इस तरह का हो। इसके बावजूद एक क्लासिक केस है, मैंने ट्विटर पर लिखा था। क्लासिक केस इसलिए है कि इतने प्रतिभाशाली युवा को आप अगर विश्वविद्यालय से निकाल रहे हैं तो विश्वविद्यालयों को ज्ञान का कब्रगाह बना रहे हैं। और ज्ञान, जब आप ज्ञान का कब्रगाह तैयार करते हैं तो आप विश्व गुरु नहीं बन सकते हैं, विश्व गुरु जरूर बन सकते हैं। विश्व गुरु जिससे कि हर कोई घृणा करेगा। 1-2 गुरु होते हैं ना, पशु होते हैं। तो आपको ये तय करना होगा कि क्या आप बनाना चाहते हैं, आप कहाँ ले जाना चाहते हैं इस देश को। ये मामला OBC लोग कहते हैं, प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं OBC हूँ। प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए, उन तक ये बात मैं पहुँचाना चाहता हूँ कि आप किसी भी विचारधारा के किसी भी पार्टी से हों, लेकिन आप देखिए कि विश्वविद्यालयों में पिछड़ों के साथ किस तरह का अन्याय हो रहा है, किस तरह के अत्याचार किए जा रहे हैं। जो 20% नौकरियां पाने लायक हैं, क्रिमिनल एयर की वजह से बहुत सारे पढ़ नहीं पाते हैं। जो पढ़ सकते हैं उनके साथ क्या हो रहा है, ये आप बात वहां तक पहुंचाइए। उनको जानने की जरूरत है, समझने की जरूरत है कि अगर हम अपनी प्रतिभाओं से, इजराइल 93 लाख की आबादी वाला देश है, दुनिया में अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा पेटेंट कराता है। न्यूजीलैंड की आबादी 50 लाख है, वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में भारत को हराते हराते रह गया। ऑस्ट्रेलिया की आबादी 2.5 करोड़ है, उसने भारत की 142 करोड़ वाली आबादी वाले देश की क्रिकेट कप वर्ल्ड कप में हराया। आप पता करिए, इंग्लैंड 4.5 करोड़ का आबादी वाला देश है, पूरी दुनिया को किस आधार पर बनाया उसने? एलिजाबेथ क्वीन थी वहां की, उसने ज्ञान के आधार पर पूरी दुनिया को गुलाम बनाया, उपनिवेश बनाया। अगर आप अपनी प्रतिभाओं को दबाएंगे, खत्म करेंगे, उनको कुचलेंगे, तो आपका देश बेरोजगारों का देश होगा, ऐसी बुराइयों का देश होगा जहां देश रसातल में जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। जितेंद्र मीणा हमारे साथ हैं। ये जो पूरा प्रकरण हुआ है, जिस प्रकार से आप पहले दिन से इसको देख रहे हैं, लक्ष्मण यादव को तो शायद मैं व्यक्तिगत रूप से काफ़ी लंबे समय से भी जानता हूं उनको लगता है, आपको लगता है कि ये मुखर होकर बोलना, जाति पर बोलना, मनुवाद पर बोलना, पूरा मतलब एक तरीके से देश भर में एक बड़ी फैन फॉलोइंग हो जाना, नुकसान का हुआ उससे? जी बिल्कुल। ये देखिए, और ये पहली बार नहीं है, दिल्ली विश्वविद्यालय में जितनी भी इस तरीके की वॉइसेज हैं
जो इस देश के हुक्मरानों को असहज करती हैं, बीजेपी को असहज करती रही, आरएसएस को असहज जो लोग करते रहे, उन तमाम लोगों पर हमले हो रहे हैं। हमने पिछले साल प्रोफेसर रतन लाल के ऊपर देखा कि किस तरीके का टारगेट करके निशाना बनाया गया। उसके बाद रितु सिंह का केस देखा। अब डॉक्टर लक्ष्मण यादव को देख लीजिए। ये दरअसल एकेडमिक्स का मामला नहीं है। जिस बात को लेकर के डॉक्टर लक्ष्मण यादव देश भर के अलग अलग हिस्सों में जा रहे हैं, जिस तरीके की सामाजिक न्याय की वो बात कर रहे हैं, जिन पिछड़ों के वो हक और हुकूक की आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, जो दलित तबके के साथ जो अन्याय हो रहा उसके खिलाफ जो लड़ाई सड़कों पर वो लड़ते हैं, किताब की लड़ाई और जो एकेडमिक्स और क्लासरूम की जो लड़ाई वो तो एक है ही, लेकिन उसके साथ साथ सड़क से लेकर के पार्लियामेंट स्ट्रीट तक जो पूरी की पूरी लड़ाई डॉक्टर लक्ष्मण यादव और इस तरीके की आवाजें हम लोग लगातार उठाते रहे हैं, उसी का खामियाजा हम लोगों को आज की तारीख में उठाना पड़ रहा है। और ये और कुछ नहीं है, हम सब लोग बहुत अच्छे से वाकिफ हैं उनकी मेरिट से, उनकी काबिलियत से, लेकिन काबिलियत देख करके नौकरी देने की परंपरा इस विश्वविद्यालय में बहुत पहले खत्म हो चुकी है। अभी जिस तरीके की परंपरा है उसमें हम देख रहे हैं कि एक खास पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को ही प्रमोट किया जा रहा है, और हम जो लोग उनसे इत्तेफाक नहीं रखते हैं उनको चुन चुन करके निशाना बनाया जा रहा है। तो लास्ट में मैं सर, आप देख रहे हैं जिस प्रकार से अभी जितेंद्र मीना ने कहा, तो कहीं ना कहीं लग रहा है आपको, आप क्योंकि परमानेंट टीचर हैं यहाँ पे, आपको लग रहा है कि जिस प्रकार से जिस रास्ते पर यूनिवर्सिटी चल रही है और यूनिवर्सिटी को चलाने वाले लोग चल रहे हैं, सरकार के दबाव में चल रहे हैं, तो इससे आने वाले समय पे SC ST OBC के चाहे स्टूडेंट्स हो चाहे प्रोफेसर्स हो, दिक्कतें होंगी बहुत ज़्यादा। क्या रास्ता फिर निकलेगा इसका? नहीं, देखिए, सबसे पहले जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसके संदर्भ में बताऊं कि जो डिस्प्लेसमेंट बहुत गंभीर मसला है। वर्तमान नियुक्ति प्रक्रिया जो चल रही है, इसकी अगर पृष्ठभूमि में जाए तो एक बड़ी लंबी इसके लिए आंदोलन हुई थी। बहुत जद्दोजहद के बाद नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हुई थी, और इस उम्मीद के साथ शुरू हुई थी कि यहाँ पर जितने लोग पढ़ा रहे हैं, लंबे दिनों से पढ़ा रहे हैं, सभी का परमानेंट नियुक्ति इंटरव्यू के थ्रू होगा, ऐसा कहा गया था। क्योंकि मैं इस विश्वविद्यालय का एक टीचर हूँ और टीचर एक्टिविस्ट भी हूँ, और मैं डूटा में इलेक्टेड था, 2021 से लेके 23 में इलेक्टेड में था। इंडिपेंडेंट टीचर फ्रंट का मैं फॉर सोशल जस्टिस का कन्वेनर भी हूँ। तो हमने इस मुद्दे को लेके सभी तमाम टीचर्स ग्रुप ने सपोर्ट किया था 2021 के डूटा को, क्योंकि हम चाहते हैं कि अस्थायी प्रक्रिया के माध्यम से सभी लोगों की नियुक्ति प्रक्रिया हो। लेकिन जिस तरीके से नियुक्ति प्रक्रिया जारी है, जिस तरह से वंचित जमात के लोग की अनदेखी की जा रही है, हक और हकूक छीना जा रहा है, और ख़ासकर ऐसे लोगों को जो कि एक आवाज़ है, एक स्वर हैं, जो सोशल जस्टिस फ्रेटर्निटी को बिलोंग करते हैं, और ये विश्वविद्यालय अपने पूरे स्थापना दिवस के शताब्दी वर्ष मना रही है, और तब ऐसे लोगों को, और कहा जा रहा है कि सामाजिक न्याय के हर दूसरे दिन यूनिवर्सिटी में सम्मेलन हो रहे हैं, सेमिनार हो रहे हैं, बुके दिए जा रहे हैं, फूल बांटे जा रहे हैं, और अधिकारी से लेकर तमाम विश्वविद्यालय के बड़े बड़े जो नामचीन जो नेतागण हैं मौजूद हो रहे हैं। तब ये सवाल खड़ा उत्पन्न हो जाता है कि सामाजिक न्याय सिर्फ बुके देने से होगा, फूल देने से होगा, कि वाकई जो उस समाज से आने वाले लोग के हक और हकूक से देना होगा। लक्ष्मण जी के बारे में बता दूं, ये सिर्फ दिल्ली विश्वविद्यालय के एक आम शिक्षक नहीं है, ये एब्जॉर्प्शन आंदोलन के बहुत बड़े एक सिपाही थे, बहुत बड़े कार्यकर्ता थे, बहुत बड़े चेहरा थे। इनको बेदखल कर दिया गया। आप आर्ट्स फैकल्टी के सामने जाके देखें, ऋतु जो पिछले 100 दिन से अधिक धरने पर बैठी है, वो क्यों बैठी है? क्योंकि वो बहुत बड़ी नेता उभर रही थी। तो जो दलित समाज से, वंचित जमात से जो नेता पैदा होंगे, उनको ख़त्म कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। तो इसी संविधान के माध्यम से, इसी संघर्ष के माध्यम से, लोकतांत्रिक और संवैधानिक प्रक्रिया के माध्यम से हम अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे और हक की लड़ाई को अंजाम तक लेके जाएंगे, ऐसा मैं मानता हूँ।